बच्चों, विज्ञान में अध्याय प्रकाश का अपवर्तन में इससे पहले हम लेंसों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। पिछले वीडियो में लेंसों के द्वारा विभिन्न स्थितियों में रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, इसका अध्ययन हमने किया था। आज हम लोग लेंस सूत्र, रेखीय आवर्धन तथा गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी का अध्ययन करेंगे तथा लेंस की क्षमता का भी अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी यानी कि जो दूरियां हम नापते हैं, वस्तु तथा प्रतिबिंब की दूरियां लेंस से नापते हैं, वो किस चिन्ह के साथ ली जाएंगी, इसका प्रयोग कैसे हम सूत्र में करते हैं, इसका अध्ययन सबसे पहले करेंगे। गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी ये उसी तरीके से है जैसा कि हम दर्पण में अध्ययन कर चुके हैं। यहाँ पे पुनः हम लेंसों के लिए देखेंगे किस तरीके से। माना कि एक उत्तल लेंस है, यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट ये है कि प्रकाश किरणें लेंस पर सदैव बाईं ओर से डाली जाती है। प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं लेंस पर। नंबर 2, जिधर ये किरण आ रही है ये कहलाती है आपतित किरण की दिशा। ये प्रकाशिक केंद्र यानी कि किरण हमारी बाएं से दाएं की ओर जा रही है, तो और जितनी भी दूरियां हैं वो सभी प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती हैं। तो प्रकाशिक केंद्र से आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक ली जाती हैं। जैसे कि प्रकाश किरण हमारी बाएं से दाएं जा रही है, यानी कि यहां से जो भी दूरी हम इधर को नापेंगे, यानी कि यहां से इधर को नापेंगे, वो सारी दूरियां कैसी होंगी, धनात्मक। यानी कि आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक और आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां वो ली जाती हैं ऋणात्मक। चिन्ह के साथ ली जाती हैं। यानी प्रकाशिक केंद्र से यदि हम बाईं ओर को दूरियां नापते हैं तो माइनस, और यदि दाहिनी ओर को नापते हैं तो धन प्लस साइन के साथ उनको लेते हैं। इसके बाद मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर, मान लीजिए कोई वस्तु रखी हुई है, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर नापी गई दूरी धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है तथा मुख्य अक्ष से नीचे की ओर, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर नापी गई दूरी धनात्मक तथा मुख्य अक्ष से नीचे की ओर, जैसे प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो उसकी लंबाई हम माइनस में लेंगे, और यदि प्रतिबिंब सीधा बन रहा है तो उसकी लंबाई हम धनात्मक लेंगे। वस्तु की लंबाई सदैव धनात्मक ली जाती है और प्रतिबिंब उल्टा है तो उसकी लंबाई ऋणात्मक, और सीधा है तो उसको हम धनात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं। फोकस दूरी की भी यदि हम बात करें
उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस एक्टिव रहता है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी फोकस इसका इधर होगा, द्वितीय वो सदैव धनात्मक लिया जाएगा, और अवतल लेंस का द्वितीय फोकस इधर होता है, उसका हम फोकस दूरी माइनस लेते हैं। यानी कि मुख्य चीज यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखनी है कि प्रकाशिक केंद्र से दूरियां सभी नापी जाएंगी, और आपतित किरण की दिशा, ये हमारी है आपतित किरण की दिशा, आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक, और आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। इसके बाद हम लेंस सूत्र की बात करेंगे। लेंस सूत्र, लेंस सूत्र क्या है? U, V तथा F में संबंध को ही लेंस सूत्र कहते हैं। इसका निगमन सिलेबस में नहीं है, लेंस सूत्र कहते हैं। हमें इस संबंध को याद रखना है बच्चों। इसका प्रयोग हम आंकित प्रश्नों को हल करने में करेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि U क्या है, V क्या है और F क्या है। U क्या है? U है लेंस से वस्तु की दूरी। U क्या है? लेंस से वस्तु। एनसीईआरटी में वस्तु को हम बिंब के रूप में लिखा गया है, लेंस से वस्तु की दूरी। और V क्या है? V है लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी। और F लेंस की फोकस दूरी। लेंस की फोकस दूरी। इनमें संबंध क्या है? संबंध है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है। इसी संबंध को ही हम लेंस सूत्र कहते हैं। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सारी वैल्यूज हैं, चाहे f की हो, चाहे v की हो, चाहे u की हो, ये चिन्ह सहित रखी जाती हैं। चिन्ह कैसे हम डिसाइड करेंगे? ये चिन्ह जो इससे पहले आपको पढ़ाया है, चिन्ह परिपाटी, तो उस चिन्ह परिपाटी से हम निश्चित करते हैं कि u का क्या चिन्ह होगा, v का क्या होगा और f क्या क्या होगा। इन चिन्हों को प्रयोग करते हैं, और यदि अज्ञात राशि कोई है तो उसके लिए हम चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इस प्रकार हमने लेंस सूत्र का अध्ययन किया। यानी u, v तथा f में जो संबंध होता है उसी को हम लेंस सूत्र कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन। सिर्फ आवर्धन भी इसको बोल देते हैं तो भी उसका मतलब इसी से रेखीय आवर्धन से ही है।
ये क्या होता है कि यानी जब किसी लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। यानी कि जबकि उनकी दोनों की लंबाइयां मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई हो। इसे समझिए, रेखीय आवर्धन क्या है कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, जबकि दोनों लंबाइयां मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई हो। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। आवर्धन, रेखीय आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई इसको हम डिनोट कर सकते हैं I से, बटे वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई इसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं O से। ये सूत्र इंपॉर्टेंट है, अंकित प्रश्नों को हल करते समय इसका प्रयोग करते हैं। यानी कि m बराबर I अपान O। मैथमेटिकल फॉर्म में इसको हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको यदि हम u और v के पदों में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इस तरीके से, m बराबर I बटे O बराबर v अपान u। v और u क्या है? v है लेंस से प्रतिबिंब की दूरी और u है लेंस से वस्तु की दूरी। यानी कि लेंस से प्रतिबिंब की दूरी और लेंस से वस्तु की दूरी का अनुपात ले लें तो भी वो आवर्धन ही कहलाता है। यानी m बराबर I अपान O बराबर v अपान u। आवर्धन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। इसका कोई मात्रक नहीं होता है क्योंकि ये एक जैसी भौतिक राशियों का एक अनुपात है। यदि आवर्धन धनात्मक है, m प्लस है, धनात्मक आवर्धन यदि धनात्मक आता है तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब हमारा सीधा है। सीधे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन धनात्मक होता है। और m बराबर सीधा आभासी भी लिख सकते हैं, सीधा आभासी। और यदि m का मान ऋणात्मक है निगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब हमारा उल्टा और वास्तविक है। इसका प्रयोग भी आंकिक प्रश्नों में मुख्य रूप से होगा। उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब है तो m का मान निगेटिव होगा। यानी सीधे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन धनात्मक और उल्टे प्रतिबिंबों के लिए ऋणात्मक, क्योंकि वहां पे इसकी जो लंबाई लेंगे हम O की वो माइनस में आ जाएगी क्योंकि उल्टा प्रतिबिंब है, इसलिए आवर्धन उसका ऋणात्मक होगा। तो इस तरह हमने रेखीय आवर्धन के बारे में समझा कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसके बाद लास्ट टॉपिक है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता।
पावर ऑफ ए लेंस, पावर ऑफ ए लेंस क्या कहलाती है? लेंस की क्षमता से मतलब है, लेंस करता क्या है? लेंस मुख्य रूप से किरणों को मोड़ता है, अभिसरित क्या करता है या अपसरित करता है। यानी कि जो उत्तल लेंस है वो किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ता है। और जैसे सिंपल समझने के लिए देखिए, यदि हम लेंस की बात करें तो यदि इस पे कोई प्रकाश किरणें आ रही हैं तो ये क्या करता है, इन किरणों को ऐसे मोड़ देता है अपने फोकस की ओर, यानी कि ये मुख्य अक्ष की ओर मोड़ता है। और दूसरा जो अवतल लेंस है वो क्या करता है, वो प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष से बाहर की ओर मोड़ता है। यानी कि जो मुख्य कार्य है लेंसों का वो है प्रकाश की किरणों को मोड़ना। तो लेंस की क्षमता भी इसी से जुड़ा हुआ है, यानी कि प्रकाश की किरणों को कोई लेंस जितना अधिक मोड़ता है उसकी क्षमता भी उतनी ही अधिक होती है। अर्थात लेंस प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष की ओर या मुख्य अक्ष से बाहर की ओर मोड़ने की सामर्थ्य ही लेंस की क्षमता कहलाती है। लेंस की क्षमता कहलाती है। लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होती है, जबकि फोकस दूरी मीटर में नापी गई हो। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी, उसकी फोकस दूरी के प्रतिलोम, रेसिप्रोकल प्रतिलोम के बराबर होती है। जबकि फोकस दूरी मीटर में नापी गई हो, जबकि फोकस दूरी मीटर में नापी गई हो। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि लेंस की क्षमता P बराबर लेंस की क्षमता P बराबर 1/f। F 1/f तब होगा जब F का मान हम मीटर में लेंगे, और यदि F का मान सेंटीमीटर में लेंगे तो ये हो जाएगा 100/f। P बराबर 100/f जब F को हम लेंगे सेंटीमीटर में। इसका मात्रक, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर, डायोप्टर D से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ डायोप्टर, डायोप्टर। जिस तरीके से लेंस की फोकस दूरी भी प्लस और माइनस में होती है तो क्षमता भी हम प्लस और माइनस में लेते हैं, यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस होती है तो उसकी क्षमता भी प्लस होगी, और अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस होती है तो उसकी क्षमता माइनस होगी। डायोप्टर क्या है? यदि हम डायोप्टर को डिफाइन करना चाहें तो इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। डायोप्टर डायोप्टर क्या है? 1 मीटर फोकस दूरी वाले, 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता
लेंस की क्षमता एक डायोप्टर होती है, एक डायोप्टर होती है। यानी कि यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो उसकी क्षमता एक डायोप्टर होगी। यदि कई लेंस संयोजन में रखे हुए हैं तो लेंस के संयोजन में, कई लेंसों को संयोजन में रखने से उनकी जो कुल क्षमता है वो उनके क्षमताओं के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। यानी कि संयोजन की क्षमता यदि हम देखें तो P बराबर P1 प्लस P2, यानी लेंस के संयोजन की क्षमता, लेंस के संयोजन की क्षमता, संयोजन की क्षमता क्या होगा कि P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट डॉट डॉट, जितने भी लेंस हैं, यानी ये क्या है, ये है बीजगणितीय योग, उनकी क्षमताओं के बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग का मतलब है चिन्ह सहित, यानी जिसकी क्षमता प्लस है वो प्लस में पुट होगी और जिसकी क्षमता माइनस में है वो माइनस में हम पुट करके उनको जोड़ देंगे, तो हमें कुल क्षमता उस संयोजन की मिल जाएगी यदि कई लेंस आपस में जोड़ के रखे गए हैं। इस तरीके से हम इस संयोजन का उपयोग हम सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी में करते हैं, विभिन्न प्रकाशिक यंत्रों में किया जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करेंगे लेंसों के उपयोग की। लेंसों के उपयोग महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। लेंसों के उपयोग, आपने देखा होगा कि घड़ी साज घड़ी के छोटे पुर्जों को देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। यानी कि घड़ी साज जो है वो प्रयोग करता है घड़ी के छोटे पुर्जों को देखने के लिए उत्तल लेंस का, ऐसे आंख में लगा लेता है और छोटे पुर्जों को बड़ा करके देखता है, क्योंकि उत्तल लेंस वस्तुओं के बड़े प्रतिबिंब बनाता है यदि वस्तु को उसके फोकस तथा लेंस के बीच में रखा जाए। इसी प्रकार डॉक्टर भी, इसको उत्तल लेंस को हम मैग्नीफाइंग लेंस भी कहते हैं। यानी डॉक्टर भी क्या करता है, ENT डॉक्टर, यानी कि ईयर, नोज और थ्रोट, यानी ईयर नहीं, आई, नोज, थ्रोट, यानी आंख, नाक, गला, इनका जो डॉक्टर होता है वो अंदरूनी भागों की जांच करने के लिए मैग्नीफाइंग लेंस यानी उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। इसके अतिरिक्त उत्तल लेंस का प्रयोग कई प्रकाशिक यंत्रों में किया जाता है, जैसे कि कैमरा, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, इन प्रकाशिक यंत्रों में उत्तल लेंस प्रयोग होता है। इसके अलावा जो दृष्टि दोष हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, नेक्स्ट अध्याय में उनका अध्ययन करेंगे। उनमें भी इनका प्रयोग होता है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से हमने प्रयोगों के बारे में अध्ययन किया, कैसे कहां उपयोग होता है,
घड़ीसाज उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। ईएनटी डॉक्टर होता है, वो उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। प्रकाशिक यंत्रों जैसे कैमरा, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का हम प्रयोग करते हैं। पहचान, कैसे हम पहचान करेंगे इन लेंसों की? पहचान दो तरीके से हम करते हैं। एक तो हम स्पर्श करके पहचान कर सकते हैं इनकी। जैसा कि पहले ही बताया गया था कि उत्तल लेंस यदि इनको हम टच करेंगे तो बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है। अवतल लेंस बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। उत्तल लेंस बीच में मोटा, किनारों पर पतला, और अवतल लेंस बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। यदि बराबर मोटाई की है तो इसके मतलब वो खाली कांच की एक प्लेट होगी। दूसरा तरीका है प्रतिबिंब देखकर, कि यदि हम उसमें प्रतिबिंब देखें तो उससे भी हम पहचान सकते हैं कि वो कौन सा लेंस है। प्रतिबिंब देखकर यदि हम उस लेंस को रख दें किसी किताब पर और ऊपर उठा करके देखेंगे तो उत्तल लेंस में क्या होगा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, जिसको मैग्नीफाइंग लेंस कहते हैं। बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। जैसे हमने किताब पे रख दिया और उठा के देखते हैं तो बड़ा प्रतिबिंब, और अवतल लेंस में यदि रख के उठाते हैं तो छोटा प्रतिबिंब बनेगा, यानी हमको अक्षर छोटे दिखाई देंगे। और यदि कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वो एक कांच की प्लेट है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वो एक कांच की प्लेट की तरीके से बिहेव करेगा। तो ये उत्तल लेंस, अवतल लेंस, और ये है कांच की प्लेट। तो इस तरीके से हमने अध्ययन किया पहचान का, और दो तरीके से स्पर्श करके, टच करके, या फिर हम प्रतिबिंब देख करके हम पहचान कर सकते हैं कि वो उत्तल लेंस है कि अवतल लेंस है, या फिर वो सामान्य सिर्फ कांच की प्लेट है। उत्तल लेंस बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। जैसे हम किसी किताब पे ऐसे रख करके ऐसे उठाते हैं, ये अवतल लेंस है जो हम चश्मे में लगाए हैं, तो इसमें क्या होता है, छोटे प्रतिबिंब दिखाई पड़ते हैं। और इस तरीके से यदि हम उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे तो हमको बड़े प्रतिबिंब दिखाई पड़ेंगे और कांच की प्लेट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये अध्याय कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अब इसमें आंकिक प्रश्न बचे हैं जिनका हम बाद में अध्ययन करेंगे।